हर युग का रावण उस राम की तलाश में है जो उसकी उच्छृंखलताओं पर अंकुश रख सके। सदियां बीत गई, अभी भी हर घोड़े को अपने घुड़सवार की तलाश है। नमस्कार, मैं हूं अर्चना त्यागी। एक बार फिर से आपके साथ हिंदी लेखक परिवार के मंच पर, और आज प्रस्तुत कर रही हूं प्रतिष्ठित साहित्यकार श्री हरि प्रकाश राठी द्वारा लिखित एक कहानी, घुड़सवार। किसी को नीचा दिखाकर दुनिया में कोई ऊंचा नहीं हुआ। फिर भी कुछ लोग स्वभाव से ही टेढ़ी चाल चलते हैं। सरल, शांत और स्थिर पानी में भी जोंक हमेशा वक्र गति से चलती है। कुछ मनुष्यों में बुद्धि उल्टी बसी होती है। माउंट आबू छोड़े 20 वर्ष से ऊपर हो गए, बैंक से रिटायर भी हो गया, पर दुर्जन सिंह की यादें आज भी मेरे स्मृति पटल पर अंकित हैं। बचपन के घाव के निशान की तरह कुछ यादें ताउम्र जिस्म का हिस्सा बन जाती हैं। नौकरी के अपने नफे नुकसान हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि हर महीने हर हाल में पगार मिल जाती है। तरह तरह के लोगों से मिलना होता है, और विशेषतः जब बैंक जैसी नौकरी हो तो अमीर से अमीर एवं गरीब से गरीब आदमी से आपका मिलना होता है। अर्थात जीवन का यथार्थ दर्शन समझने का मौका मिलता है, एवं माया के विस्तीर्ण रूप की झलक भी करीब से देखने को मिलती है। जिन्हें हम उजियारों में रहने वाले कहते हैं, उनके मन का अंधेरा, एवं जिन्हें हम अंधियारों में रहने वाले कहते हैं, उनके मन का उजाला देखकर आप ठगे से रह जाते हैं। 500 रुपये किश्त जमा करवाने वाले किसान के मुख का आनंद आप समझ सकते हैं। वह 4 बार नोटों को गिन कर देता है। खरी कमाई का पैसा ऐसे ही हाथों से नहीं छूटता। समय की उसे कोई समस्या नहीं। कैशियर उसको रसीद देता है, पर वो 2-4 बार पूछता जरूर है, बाबूजी जमा हो गए हैं ना? कैशियर की झिड़की खाकर भी वह अपने आप को आश्वस्त कर लेना चाहता है। अमीर आदमी को जमा करवाने में कोई तकलीफ नहीं। वह कैशियर के सर पर थैला पटकता है, एवं कैशियर पल भर में रसीद दे देता है। दोनों के बीच की मौन मुस्कुराहट संवाद की आवश्यकता ही मिटा देती है। माया तेरे कितने रूप हैं। तू चाहे 56 भोग करवाती है, तू चाहे तो गले गले भटकाती है। नौकरी का नुकसान यह है कि हर 3-4 साल में पांव उखड़ जाते हैं। वृक्ष जड़ सहित उखाड़कर कहीं और रोपण करना होता है। जड़ों से उखड़ने का दर्द नौकरी वालों से ज्यादा कोई नहीं जानता। बहुत मिन्नतें करके जनरल मैनेजर से मैंने माउंट आबू पोस्टिंग ली थी। इस बार मेरे गांव में पोस्टिंग की बारी थी, पर मैं जैसे तैसे बच निकला। गांव की कठोर जिंदगी में कौन नौकरी करना चाहता है? सभी को हिल स्टेशन चाहिए। मेरा पूरा नाम रामचंद्र माथुर है। उम्र भी 40 के पार थी, पर जीएम साहब ने यही कहा था, माय बॉय, माउंट आबू तो तुम्हें दे दें, पर टारगेट तो पूरे हो जाएंगे, स्टाफ रिलेशन तो ठीक रहेंगे। मैंने एक आज्ञाकारी बालक की तरह यस सर कहा। साहब की मेहरबानी, माउंट आबू पोस्टिंग मिल गई। तुरंत फुरत मैं परिवार को लेकर माउंट आबू आ गया। जोधपुर जैसा बड़ा शहर छोड़ने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। प्रकृति प्रेम मेरे रग रग में बसा था। अरावली के उन्नत शिखर, मदमस्त झीलें मुझे बरबस अपनी ओर
खींच रही थीं। मैंने तुरंत जोधपुर से विदाई ली और माउंट आ गया। नई जगह की पहली झलक ने ही मेरा मन हर लिया। ऊंची पहाड़ियों के बीच पसरा माउंट आबू, मानो किसी मूर्तिकार ने इसे तराश कर निकाला हो। मकान बैंक की तरफ से मिल गया। दोनों बेटियों का नए स्कूलों में एडमिशन हो गया। छोटी क्लास में स्कूल शिक्षा में एडमिशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। श्रीमती जी के लिए क्या काबा क्या काशी, उन्हें तो अपना नया चौका ही बसाना था। हम 10 रोज में सेटल हो गए। अब मेरा सारा ध्यान ऑफिस पर था। माउंट आबू शाखा बहुत बड़ी थी। पूरे 20 का स्टाफ था, 5 अफसर, 15 बाबू। काम की भरमार, सर उठाने को फुर्सत नहीं। किसी भी संस्था के प्रबंधक की उस संस्था में पहली प्रविष्टि बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई शातिर प्रबंधक पहले ही दिन बिल्ली मार लेते हैं। मैं भी इसी मूड में था। पूरे रुआब से बैंक गया। मेरी चाल मेरे इरादों का संकेत दे रही थी। सभी स्टाफ सदस्यों ने खड़े होकर मेरा स्वागत किया। सभी अपने अपने तरीके से अभिवादन कर रहे थे। सिर्फ कोने में एक स्टाफ मेंबर यथावत बैठा रहा। बैंक स्टाफ यूनियन का नेता था वो। पहले तो मुझे लगा उसे दरकिनार कर मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ जाऊं, अपने आप मिलने आएगा। पर पूर्व मैनेजरों से मैंने सुन रखा था कि वह बड़ा दुर्दांत आदमी है। मैंने स्वयं ही उससे मिलने में भलाई समझी। दुर्जना प्रथम पूज्यते। सज्जन की ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वे तो वैसे ही इस संसार के सृजक हैं, पर दुष्ट को साथ लेकर चलना पड़ता है। न जाने कब बिना कारण दाहिने बाएं हो जाएं। मैं उसकी ओर बढ़ा और बड़े उत्साह से उसके कंधे पर हाथ रखा। पूरे रौब के साथ वह खड़ा हुआ एवं पूरी दमदार आवाज में बोला, दुर्जन सिंह। उसका नाम ही उसका आधा परिचायक था। लंबाई 6 फीट से भी ऊपर, बड़ी बड़ी फैली हुई रत्नारी आंखें, तीखे नक्श, उम्र करीब 25 वर्ष। एक भरा पूरा विशाल व्यक्तित्व। उसकी आवाज में इतना जोश था कि मेरे रोए हिल गए। उसके स्वभाव में स्वाधीनता कूट कूट कर भरी थी। बहादुरी नस नस से फड़क रही थी। नहीं संदेह, कुछ व्यक्ति धरती पर जीवन की उपस्थिति का एहसास देते हैं। सभी स्टाफ मेंबर्स हमारे मिलन को आतुरता से देख रहे थे, जैसे आज ही जीत हार का फैसला होना हो। खैर, स्थिति समझकर मैंने वहां खड़ा होना उचित नहीं समझा। चुपचाप अपने केबिन में चला आया। माथे पर पसीने की हल्की बूंदें उभर आई थी। भावी की कल्पना मेरे दिमाग में मूर्त रूप लेने लगी। पहला दिन मिलने मिलाने की औपचारिकता में ही बीता। जैसे गेहूं के मुट्ठी भर दाने हाथ में लेकर साहूकार पूरे माल की गुणवत्ता पहचान लेते हैं। मुझे भी उसी रोज माउंट आबू शाखा में मेरा रण क्षेत्र समझ में आ गया। शाम घर पहुंचा तो कुछ बेचैन था। पिछले हर ऑफिस में मेरे प्रबंधन की तारीफ हुई थी, लेकिन यहां माजरा कुछ और नजर आ रहा था। दुनिया में हर इंसान की 2 तरह की वैल्यू होती हैं, सेंस वैल्यू अथवा न्यू सेंस वैल्यू, अर्थात सृजन मूल्य एवं विनाश मूल्य। प्रबंधन का सही अर्थ न्यूसेंस वैल्यू का ही प्रबंधन है। विनाश को रोकना या विनाश का प्रबंधन एक अर्थों में सृजन की स्थापना ही है। जंजीर की मजबूती उसकी सबसे कमजोर कड़ी पर निर्भर करती है। संसार में कहीं भी चले जाएं, आपको मित्र एवं शत्रु हर जगह मिलेंगे।
लोग ऐसा सोचते हैं जगह बदलने से उनकी तकलीफें कम हो जाएंगी, पर ऐसा होता नहीं। इस जीवन सम्रांगण में हर जगह वही घोड़े, वही मैदान है। वस्तुतः अच्छे खिलाड़ी को भी मजा तभी आता है जब सामने टक्कर का खिलाड़ी हो। मैंने उसी दिन प्रण लिया, चाहे कितनी मुसीबतें क्यों न आए, मैं दुर्जन सिंह को सबक सिखाऊंगा एवं उसे राह पर लाऊंगा। अगर इस नदी पर मैंने बांध बना दिया तो स्वयं उसकी जीवन धुरी बदल जाएगी। शक्तिवान पुरुष असीम संभावनाओं से भरे होते हैं, बशर्ते उन्हें कोई सही मार्गदर्शक मिल जाए। दूसरे दिन बैंक पहुंचते ही सबसे पहले मैंने मस्टर रोल यानी हाजिरी रजिस्टर मंगवाया। दुर्जन सिंह को छोड़कर शाखा में सभी समय पर आ गए थे। मैंने बैंक के एक सीनियर क्लर्क मेहता जी को बुलाया और उनसे दुर्जन सिंह के बारे में पूछा। मेहता जी ने कहा, सर धीरे बोलिए, वो बदमाश तो रोज 2 घंटे देरी से आता है, यही नहीं काम भी कुछ नहीं करता। शाम को रोज शहर के गुंडों के साथ शराब पीता है। बैंक की अच्छी अच्छी पार्टियों, शहर के बदमाशों, यहाँ तक कि शहर की पुलिस से भी उसकी अच्छी पहचान है। सर आप इसको मत छेड़िए, एक आदमी को कम मान लीजिए, इससे पंगा लेकर अपना जीवन खराब मत कीजिए। कीचड़ में पत्थर डालेंगे, छींटे आप पर ही आएंगे। आप अपना समय चुपचाप यहाँ शांति से निकाल लीजिए। पहले भी किसी मैनेजर ने इसको नहीं छेड़ा, आप भी चुप रहें, आगे आपकी इच्छा। मेरे आत्माभिमान पर गहरी ठेस लगी। मेरे कर्तव्य एवं जमीर ने कहीं गहरे से मुझे पुकारा। मैंने मेहता जी को अपनी सीट पर जाने को कहा एवं उसी दिन युद्ध की दुंदुभी बजा दी। कोई भी स्टाफ मेंबर बिना सूचना समय के बाद आएगा तो वो अनुपस्थित माना जाएगा। मैंने यह बात जानबूझकर बीच हॉल में आकर कही। मैंने उसी समय मस्टर पर दुर्जन के नाम के आगे अनुपस्थित लिख दिया। मेरा निर्णय मेरे दुर्दिनों का श्री गणेश था। उस दिन दुर्जन सिंह रोज की तरह 2 घंटे देरी से आया। मेहता ने घुसते ही उसे सारी बात बता दी। शाखा में प्रबंधन एवं यूनियन के बीच का वही सेतु था। दोनों अपनी अपनी बात उसी के मार्फत कहते थे। हर संगठन में ऐसे लोगों की एक विशिष्ट भूमिका होती है। सारी बात सुनकर दुर्जन सिंह आग बबूला हो गया। जीवन में पहली बार किसी ने उसके अहंकार एवं शक्ति को चुनौती दी थी। जैसे शिव धनुष टूटने पर परशुराम जनक की सभा में आए, दुर्जन सिंह सीधा मेरे कैबिन में आया। लगता है सर आप मेरे को जानते नहीं, मुझे अनुपस्थित घोषित करने की आपकी हिम्मत कैसे हो गई? अब आगे जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। तेज आंखों से घूरकर वह वहां से चला गया। उसका चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। इसके पश्चात तो युद्ध यौवन पर आ गया। कभी यूनियन की हाय हाय, कभी बैंक की चाबियां इधर उधर छुपा देना, कभी बैंक के डॉक्यूमेंट्स गायब कर देना, जाने क्या क्या नहीं हुआ। एक दिन केबिन में बैठा हुआ था तो कोई आकर बाहर से पत्थर फेंक गया। पूरा शीशा टूट गया। मैं बाल बाल बचा। ग्राहकों से मिलकर हेड ऑफिस तक मेरी झूठी शिकायतों का अंबार लग गया। दुर्जन सिंह जो चाहता वही होता। कोई उससे विरोध लेने को तैयार न था। हर दिन एक नया शगुफा, हर बार तिरस्कार का एक नया तरीका तैयार होता। मेरे खून का प्यासा दुश्मन भी मेरे ऊपर इससे घातक वार न करता। युद्ध का नशा एवं जोश उसके हृदय में उबाल ले रहा था। उफ, उसके आघात कितने निर्दय थे। उसके शक्ति क्षेत्र से सभी परिचित थे। मैं अकेला अलग थलग पड़ गया। जनरल मैनेजर ने भी स्टाफ रिलेशन को लेकर मुझे लताड़ा। मेरे साथ था तो सिर्फ सत्य, ईमानदारी
एवं न्याय की ताकत, जिसने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मेरे हौसले को जिंदा रखा। घर जाता तो बीवी बच्चों से चिड़चिड़ करता, पत्नी तीखी होकर कहती, एक आप ही को फिक्र है अनुशासन की, अब तक जो भी आए मूर्ख ही थे। उसकी बातें घाव पर नमक का कार्य करती, पर मेरे संस्कार मुझे हिम्मत नहीं हारने देते। गीता का ज्ञान मेरी आत्मा पर दस्तक देता। जहाँ सत्य है, सत्य का रखवाला अर्जुन है, वहीं कृष्ण है, वहीं विजय है। इस जीवन संग्राम में युद्ध तो तुम्हें करना होगा। विश्वास का एक कदम आगे बढ़ाने वाले को नियति स्वयं ही मंजिल पर बिठा देती है। मैंने पूरी शक्ति एवं विवेक से आगे बढ़ने का निर्णय लिया। अगले दिन ईश्वर का नाम लेकर मैं शहर के जिलाधीश सत्य प्रकाश सिंह से मिलने गया। वैसे तो उच्च प्रशासनिक अधिकारी अधिकतर लोगों को टरकाने का काम करते हैं, शायद इसी में वो अपनी ऊंचाई का दर्शन करते हैं, पर सत्य प्रकाश सिंह एक अलग तरह के इंसान थे। सारा शहर उनके चरित्र एवं ईमानदारी का गुणगान किया करता था। चारित्रिक दृढ़ता इंसान के साहस को द्विगुणित कर देती है, इसीलिए इलाके में उनके अनुशासन की तूती बोलती थी। नाम के अनुरूप ही उनके गुण थे। मेरा सौभाग्य था उस दिन वे फुर्सत में थे। मैंने उन्हें अपनी सारी व्यथा सुनाई एवं उनसे प्रशासनिक मदद मांगी। मैंने उन्हें बताया कि अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में अपनी आत्मा की आवाज़ पर मैं आपसे मिलने आया हूँ और आप ही मेरा अंतिम सहारा हैं। हम दोनों में कुछ देर बात हुई एवं आगे की रूपरेखा बन गई। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा एवं बेफिक्री से बैंक जाने को कहा। उस समय मुझे वो अनुशासन के मसीहा लग रहे थे। दुर्जन सिंह अब समय पर तो आने लगा था, पर घायल शेर की तरह हर वक्त मौके की तलाश में रहता था। वह अपनी हार को जीत में बदलने की फिराक में था। मिट्टी हिल गई पर ढही नहीं थी। जली रस्सी में अब भी अकड़न मौजूद थी। रोज की तरह आज भी मैं ऑफिस में आकर बैठा ही था कि उसने सभी स्टाफ मेंबर्स को साथ लेकर नारे लगाने चालू कर दिए। जो हिटलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। बैंक में नारे गूंज रहे थे। बैंक को खुले 1 घंटा हो गया था। सारी पब्लिक इकट्ठी हो गई थी, पर कोई स्टाफ मेंबर काम करने को तैयार नहीं। मैं आवेश में केबिन से बाहर आया एवं दुर्जन सिंह को अपनी सीट संभालने को कहा। वह तैश में बोला, तेरे जैसे कई आए कई गए। मैनेजरों को मैं जूते के नोक पर रखता हूं। एक गुंडे को इशारा कर दिया तो कहीं नाली में लाश सड़ी हुई मिलेगी। अपनी हार को जीत में बदलने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया। उसे पूरा यकीन था आज साहब की पतलून ढीली हो जाएगी, पर मैं इसी मौके की तलाश में था। आज सबकी गवाही में उसने अभद्र शब्दों का प्रयोग किया था। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस बैंक में आई एवं दुर्जन सिंह को घसीटते हुए ले गई। जिलाधीश ने मेरे इलाके के थानेदार को पहले ही निर्देश दे दिए थे। जो दशा शहर के गुंडे की अपने मोहल्ले में पिटने से होती है, वही दशा दुर्जन सिंह की थी। उसका सिर झुक गया, आंखें गड़ गई, ऊपर की सांस ऊपर एवं नीचे की नीचे रह गई। मैं इतना कठोर निर्णय ले लूंगा, यह तो उसकी कल्पना से परे था। थाने में दुर्जन सिंह की अच्छी मरम्मत हुई। उसी शाम मैंने जिलाधीश से पुनः संपर्क किया एवं उन्हें स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने मुझसे प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवाने को कहा, पर मैंने जिलाधीश से विशेष आग्रह किया कि मेरा उद्देश्य सिर्फ उसको सुधारना है। वे उसे सुधरने का एक मौका दें। उसके परिवार के साथ मैं अन्याय नहीं करना चाहता था। सत्य प्रकाश सिंह ने अनुकंपा कर
मेरी बात मान ली। सज्जनों का हृदय नवनीत की तरह होता है। उन्हें मेरी बात युक्ति संगत लगी। हिदायत देकर दुर्जन सिंह को उसी रोज छोड़ दिया गया। समय निरंतर प्रवाहमान है। दिन बीते, महीने बीते एवं वर्षों ने भी दम तोड़ा। माउंट आए मुझे 4 वर्ष हो चुके थे। आज की डाक खोली तो उसमें मेरे जयपुर स्थानांतरण के आदेश थे। दुर्जन सिंह अब शाखा का सबसे अच्छा कामगार था। उस वाकये के बाद उसका जीवन बदल गया। अहंकार एवं अभिमान की परतें टूट गई। उसके भीतर का दुर्जन अब मर चुका था। वहां अब एक विनम्र कर्मठ सृजक ने जन्म ले लिया था। मेरे विदाई समारोह में सबकी आंखें सजल थी। समारोह की सारी तैयारियां दुर्जन सिंह ने की। पूरे परिसर को फूलों से सजाया गया। विदाई की अंतिम सौगात पुष्पहार पहनाते समय दुर्जन सिंह ने मेरे पांव पकड़ लिए एवं बरबस रो पड़ा। उसके आंसुओं के तार बंध गए। विदाई संदेश में उसने यही कहा, सर, अब तक आए सभी मैनेजरों में मेरे जीवन को बदलने वाले तो आप ही आए। मैं सही अर्थों में आपका उपकृत हूँ। आपने मुझे नई दृष्टि दी, अन्यथा मेरा जीवन विनाश का प्रतिबिंब बन जाता। मैं भाव विह्वल हो उठा। उस समय उसको लेकर जैसे मेरा पुत्र स्नेह जागृत हो गया। उसके कपोलों पर बहते प्रेमाश्रुओं में मेरी आत्मा भीग गई। गदगद मैंने उसे गले से लगा लिया। संसार में अहंकार राजा रावण का भी नहीं रहा। यहाँ पाषाण भी पिघलते हैं। जीवन को समझने से भी कठिन है जीवन का निर्माण करना। हर युग का रावण उस राम की तलाश में है जो उसकी उच्छृंखलताओं पर अंकुश रख सके। सदियां बीत गई, अभी भी हर घोड़े को अपने घुड़सवार की तलाश है। हिंदी लेखक परिवार के मंच पर मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। मेरी आवाज में यह कहानी अगर आपको पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।